आज हम पाश्चात्य एवं भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम हिंदी आलोचना में सौंदर्य शास्त्रीय प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। सौंदर्य मानव जीवन में बहुमूल्य स्थान रखता है तथा मानव का संपूर्ण जीवन सौंदर्य से ओतप्रोत रहता है। मानव ही नहीं, संपूर्ण प्राकृतिक जीवन किसी न किसी प्रकार से सौंदर्यमय है, पर यह सौंदर्य क्या है, इस पर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद है। पश्चिमी देशों में यह एक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ है तथा इसका विवेचन सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स के रूप में किया गया है, परंतु भारतवर्ष में यह एक शास्त्र के रूप में विकसित न होकर स्वाभाविक रूप से उद्भूत हुआ है। वैदिक काल से ही सौंदर्य शब्द प्रयोग में रहा है, पर भारत में इसे शास्त्र के रूप में अपनाया नहीं गया है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है जो कला और प्रकृति के सौंदर्य का विवेचन करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक और चिंतक अलेक्जेंडर बामगार्टन के अनुसार सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय संवेदना का विज्ञान है जिसका लक्ष्य है सौंदर्य। हीगेल के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। क्रोचे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र अभिव्यक्ति की पुनः प्रत्यक्षात्मक तथा कल्पनात्मक क्रियाओं का विज्ञान है। क्रोचे के इसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए के.एस. रामास्वामी ने सौंदर्य शास्त्र को स्पष्ट करते हुए लिखा, सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है। अतः सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन अथवा सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना काव्य अथवा साहित्य के सौंदर्य को ही व्याख्यायित करती है। यह कृतियों को सौंदर्य की कसौटी पर कसती है। अतः सौंदर्य शास्त्रीय दर्शन और सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना पद्धति में सौंदर्य का ही विवेचन किया गया है। अब हम सौंदर्य तथा इसके स्वरूप पर विचार करेंगे। सौंदर्य के लिए पाश्चात्य साहित्य में ब्यूटी शब्द प्रयुक्त हुआ है। ब्यूटी की व्युत्पत्ति में दो पद आते हैं, वो अर्थात श्रृंगारी, रसिक अथवा प्रिय, एवं टी भाववाचक प्रत्यय होने के कारण इसका शाब्दिक अर्थ होता है रसिकता, प्रियता अथवा श्रृंगारिकता के गुण। फ्रांसीसी में वेल शब्द इसका पर्यायवाची है, इसका अर्थ है सुंदर। लातीनी में पुलक्रुम अर्थात प्रीतिकर, यूनानी में कलोस अर्थात सुंदर होता है। इसमें कलोस का क्षेत्र विस्तृत है जिसका अर्थ रूपाकर्षण, सद्गुण तथा लालित्य का भाव है। ग्रीस में शुक्रात ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पियर्स मेजर नामक पुस्तक में लिखा है, सौंदर्य कृतित्व की सफलता है, यह श्रेयस का पर्याय है तथा श्रवण और नृत्य के माध्यम से यह प्रीति उत्पन्न करने वाला है। प्लेटो इसे दो रूपों में देखते हैं, प्रथम चेतन आइडियल और दूसरा प्रतीयमान फेनोमिनिकल। चेतन जगत नित्य है, चिन्मय है तथा आदि अंत से परे है। जो सौंदर्य हम प्रतीयमान जगत में देखते हैं उसका मूल उद्गम चेतन जगत में ही है। प्लेटो सौंदर्य के चारों स्तरों को सामने रखते हैं, मानसिक, नैसर्गिक, शारीरिक और प्रज्ञात्मक सौंदर्य। इस प्रज्ञात्मक सौंदर्य को प्लेटो ने प्रकाश रूप कहा है जो वस्तुतः आत्म चैतन्य का प्रतीक है। प्लेटो के इस कथन की व्याख्या करते हुए डॉक्टर शिव बालक राय लिखते हैं, सौंदर्य में शिव मंगल विधान का तत्व स्वतः निहित है। अतः सौंदर्य आराधना के द्वारा मनुष्य दिव्य दर्शन कर सकता है, पवित्र प्रेम का साक्षात्कार कर सकता है तथा अपनी आत्मा का ईश्वरीय सत्ता में विलय कर सकता है। सौंदर्य के द्वारा व्यक्ति की दृष्टि नैतिक, चित्त पवित्र और चरित्र दिव्य हो सकता है। प्लेटो के सर्वश्रेष्ठ शिष्य अरस्तु ने इस पर विचार करते हुए प्लेटो के मत को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि सुंदर वह शिव है, वह इसलिए आनंददायक है क्योंकि वह शिव है। इनके अनुसार शुद्ध संगीत और स्वतः पूर्ण वर्ण चमत्कार निरपेक्ष सौंदर्य है तथा प्रसंग, संबंध और साहचर्य से जो सौंदर्य अनुभूति होती है वह निरपेक्ष सौंदर्य है। पर जिससे चित्त में वासना, चंचलता एवं उद्विग्नता उत्पन्न होती है वह सौंदर्य नहीं है।
अरस्तु परम तत्व को ही सौंदर्य मानते हैं, अतः वे कला को प्रकृति का अनुकरण भी इसी आधार पर कहते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लॉटिनस इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि सौंदर्य पूर्णतः भावगत है, अल्पांश में भी वस्तुगत नहीं, अतः सौंदर्य एक रहस्यात्मक सहजानुभूति है। संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनस ने भी सौंदर्य को ईश्वरीय तत्व माना है। यूरोपीय ईसाई मतानुयायी बाumgarten, कांट तथा हीगल जैसे दार्शनिकों ने भी इस पर विचार करते हुए इसे प्रकृति सौंदर्य का चरम प्रतिमान कहा है। इसे चिंतनशील धारणा का आनंद कहा है तथा आइडिया की अभिव्यक्ति का प्रयास कहा है। सैप्सबरी, थॉमस लीड एवं रस्किन ने भी इसे क्रमशः सौंदर्य और परम विभू एक है, सौंदर्य आध्यात्म चैतन्य है तथा सौंदर्य ईश्वरीय विभूति है के रूप में व्याख्यायित किया। कुछ विद्वानों ने सौंदर्य का अध्ययन मनोवैज्ञानिक रूप से भी किया है और यह विश्लेषण इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ। मनोवैज्ञानिक विचारक डॉक्टर फाकनर के अनुसार सौंदर्य एक प्रकार की प्रीतिकारक तथा सुखात्मक अनुभूति है। वह कहता है कि प्रत्येक ऐसी वस्तु जो केवल भावन करने पर या अपने अनुकूल परिणामों के कारण ही नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से और तत्काल सुख का संचार करती है, सुंदर मानी जा सकती है। ग्रांट एलन ने समझ में एक नया सूत्र दिया कि सुंदर वह है जो हमारी अंतर्वृत्तियों को अधिक से अधिक उन्नत करे और जिससे कम से कम क्लांति और क्षय का अनुभव हो। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए फ्रायड ने सौंदर्य का सीधा संबंध काम से माना है। इसके पूर्व डार्विन आदि विचारकों ने कहा था कि काम के उपयोग के लिए उपयुक्त पात्र के चयन में सौंदर्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रायड इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, सौंदर्य की चेतना केवल मनुष्य में ही नहीं होती। जब नर पक्षी मादा पक्षी के सामने अपने पर और सुंदर पंखों का प्रदर्शन करता है तो उसमें संदेह के लिए अवकाश नहीं कि मादा उसके सौंदर्य पर मुग्ध होती है। फार्मालिस्टिकों ने भी सौंदर्य पर अपना विचार रखा है। वर्ग का कहना था कि वस्तु विशेष की वर्णगत चारुता, आंगिक कोमलता और उज्ज्वलता ही सौंदर्य है। इसी तरह होगार्थ ने कहा कि सौंदर्य वस्तु विशेष के अंगों के सन्निबद्ध प्रकृतियों की रंजकता और अनुक्रम का विधान करता है। मार्क्सवादी विचारकों ने इस पर विचार करते हुए सौंदर्य को जीवन से जोड़ कर देखा। चर्नेवस्की ने सौंदर्य को जीवन कहा तो वेलिंस्की ने सौंदर्य को सामाजिक जीवन के जीवंत यथार्थ का प्रतिबिंब, एक ऐसा प्रतिबिंब जो हमें सिर्फ आनंद ही नहीं प्रदान करता वरन प्रगतिशील होने की प्रेरणा भी देता है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक कॉटवेल का कहना था, सौंदर्य सार्वभौमिक तत्व नहीं है बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक उत्पादन है। जिस प्रकार मौसम में प्राप्त होने वाली गर्मी बाहरी प्रभावों द्वारा वस्तुपरक तत्वों द्वारा निर्धारित होती है, गर्मी का अनुभव होना एक घटना है, यह वस्तुपरक है, इसमें नवीनता है, यह हमारे खास उपयोग के लिए है। सौंदर्य भी गर्मी की तरह सामाजिक तत्वों द्वारा निर्धारित विषय और विषयीगत तत्वों से संगठित, उनसे उत्पन्न एक नवीन विशिष्ट यथार्थ शक्ति है। सौंदर्य एक सामाजिक उत्पादन है। सौंदर्य भावना मनुष्य के सामाजिक परिवेश से प्राप्त होती है। समाज ही सौंदर्य का निर्माता और नियंता दोनों है। पाश्चात्य सौंदर्य चिंतन की विकास धारा को जेम्स एच कजिन्स ने 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया। पहला एस्थेटिक्स, जिसमें सुकरात और प्लेटो आते हैं। दूसरा एस्थेटिकल ड्यूलिज्म, जिसमें हचेसन और होगार्थ आते हैं। तथा तीसरा ट्रिनिटार्निज्म, जिसे प्लेटो के आधार पर जर्मन चिंतकों ने चिंतन करते हुए सौंदर्य को वस्तु और चेतना के त्रयी के रूप में स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त हीगल, कांट और क्रोचे के विचार पर भी चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। इन तीनों विचारकों के सौंदर्य चिंतन पर दार्शनिकों का प्रभाव आध्यात्मिक रूप से पड़ा है। हीगल तथा कांट के सौंदर्य चिंतन का मूल सिद्धांत है ईश्वरीय सौंदर्य, और ईश्वरीय सौंदर्य का मूल ईश्वर है, इसलिए सौंदर्य ईश्वरीय तत्व है। इन दोनों के सौंदर्य चिंतन को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नागेंद्र लिखते हैं
कांट ने सौंदर्य के दो रूप माने हैं, पहला शुद्ध तथा निरपेक्ष सौंदर्य और दूसरा सापेक्ष सौंदर्य। शुद्ध सौंदर्य रूपगत सामंजस्य पर निर्भर करता है, वह अपना प्रयोजन आप है। सापेक्ष सौंदर्य के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रखता है। जीवन के प्रति सार्थकता में उसका मूल्य निहित है। अपने उत्कृष्ट रूप में वह प्रत्यात्मक या नैतिक होता है। अपने तत्व के रूप में वह सत्य तथा शिव का प्रतिरूप है। हीगल इस विचार को आगे ले जाते हुए कहते हैं कि सौंदर्य दिव्य चेतना की ऐन्द्रिक प्रतीति है। सौंदर्य प्रकृति की परिणति नहीं है, वह प्रकृति में पूर्ण रूप से निहित न होकर कला का धर्म है। डॉक्टर नगेंद्र से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, प्रमाता प्रकृति के दर्शन से सौंदर्य की ओर अग्रसर होता है पर उसे सिद्ध नहीं कर पाता। सौंदर्य की सिद्धि कला में है। प्राकृतिक रूपों में जो सामंजस्य अथवा इसके विभिन्न तत्व, अनुक्रम, अनुपात, सम्मिति आदि दृष्टिगत होते हैं, वे सौंदर्य की ओर संकेत करते हैं। बाह्य पदार्थों का गोचर सामंजस्य अथवा भावनात्मक सामंजस्य के प्रतिबिंब मात्र हैं। आंतरिक रूप से या चित्र रूप से ही नहीं, वास्तविक रूप है, वही सौंदर्य है। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए क्रोचे कहते हैं, जहां अभिव्यक्ति अपूर्ण है वहीं कुरूपता आती है। अतः सुंदर और कुरूप दोनों ही अभिव्यक्ति की पूर्णता या पूर्णता से ही उत्पन्न होते हैं। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित कॉडवेल के विचारों के ठीक उलट क्रोचे कहते हैं कि सुंदर कोई पदार्थ या तत्व नहीं है, यह वस्तुओं में ही नहीं रहता बल्कि व्यक्ति के क्रिया व्यापार में एवं आत्म अभिव्यक्ति में वर्तमान रहता है। बिना कल्पना की क्रियाशीलता के प्रकृति का कोई विभाग सुंदर नहीं दिख सकता। इस प्रकार हम पाते हैं कि पश्चिम में सौंदर्य की कई तरह से व्याख्या की गई है। इन सौंदर्य चिंतनों को हम भाववादी, वस्तुवादी और आत्मवादी चिंतन कह सकते हैं। आत्मवादियों के लिए ईश्वर अलौकिक सत्ता का छायाभास है, तो वस्तुवादी इसका संबंध जीवन के वास्तविक यथार्थ से जोड़कर देखते हैं। भाव अथवा मनोविश्लेषणवादी मनुष्य की यौन इच्छा या काम भावना को प्रभावित करने वाला भाव मानते हैं। समग्र रूप से सौंदर्य ईश्वरीय तथा अलौकिक है। इसका संबंध मानव के संपूर्ण जीवन से है। यह इंद्रिय संवेग है तथा इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला माध्यम है। अब हम सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना पर विचार करेंगे। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना एक ऐसा विषय है जिसमें ललित कला अथवा काव्य की विवेचना हम सौंदर्य के आधार पर करते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो इसका उद्देश्य ललित कला अथवा कला के सौंदर्य को उद्घाटित करना है। सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना में सुंदर पदार्थों की सत्ता तथा उसके विषय में मानव जाति की कामना, मानव की संवेदना, उसकी कलात्मकता, उसका कृतित्व, उसके मनोभाव, उसकी कल्पना और मानव मन का चिंतन किया जाता है। सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना कला ही नहीं अपितु प्रकृति के विविध रूपों का भी अध्ययन करती है और यह अध्ययन सौंदर्य की कसौटी पर ही करती है। मूलतः यदि हम काव्य कला में सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना को देखें तो यह काव्य में अभिव्यक्त भाव सौंदर्य या सौंदर्यानुभूति, काव्य में अभिव्यक्त इंद्रिय संवेदना तथा काव्य में अभिव्यक्ति प्रकृति का विश्लेषण करती है। पर विचारणीय यह है कि कुछ सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना पद्धति में काव्य अथवा ललित कलाओं में सिर्फ चाक्षुष सौंदर्य को महत्व देते हैं, प्रकृति को महत्व नहीं देते, तो कुछ सौंदर्य के साथ प्रकृति को भी महत्व देते हैं। सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना एक प्रकार से सैद्धांतिक आलोचना है जो कला अथवा काव्य में निहित सौंदर्य यथा भाव, भाषा, कल्पना, चित्र, बिंब अथवा प्रतीकों का अध्ययन करती है। वह प्रकृति का अध्ययन भी कल्पना तत्वों के आधार पर करती है। यह आलोचना पद्धति सौंदर्य के विभिन्न उपादानों अर्थात काव्य अथवा कला का आस्वादन, उसका प्रयोजन, उससे अभिव्यक्त जीवन मूल्य, काव्य सर्जना की प्रेरणा, उसकी प्रक्रिया और उसके उपादानों का सैद्धांतिक अध्ययन करती है। अतः सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना पद्धति के 4 केंद्र बिंदु कहे जा सकते हैं। पहला सहृदय या सामाजिक, दूसरा कर्ता या कृतिकार, तीसरा कलाकृति का तत्व विवेचन तथा चौथा विषय की मूल समस्या का प्रस्तुतिकरण। अर्थात सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना
एक सहृदय सामाजिक की तरह होकर कलाकृति या काव्य का अध्ययन करती है। यह कर्ता अर्थात कलाकार के मानसिक सौंदर्य बोध का विश्लेषण करती है तथा कृति के महत्व अथवा इस अभिव्यक्त विषय की मूल समस्या या तत्वों का सौंदर्य के निकष पर समीक्षा करती है तथा कृति के वास्तविक तत्वों को हमारे सामने रखती है। सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना काव्य के अध्ययन में प्रत्यक्षीकरण पर बल देती है। यह प्रत्यक्षीकरण ही कृति का मूल्य बोध कराती है। इसी प्रत्यक्षीकरण के कारण कृति के सौंदर्य को यह आलोचना व्यक्त करती है और कृति के प्रभाव का विश्लेषण भी करती है। कुल मिलाकर यह समीक्षा पद्धति ललित कलाओं अथवा काव्य में व्यक्त सौंदर्य के ही व्यापक रूप को अर्थात कृति में निहित भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, चित्र बिंब प्रतीक सौंदर्य, कृति में निहित संवेदना का सौंदर्य, इंद्रिय अनुभूति का सौंदर्य तथा प्रभावगत सौंदर्य का अध्ययन करते हुए कला अथवा काव्य का मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। भारतीय साहित्य में सौंदर्य पश्चिमी दार्शनिकों की तरह एक शास्त्र के रूप में अध्ययन का विषय नहीं रहा, परंतु भारत के धर्म, दर्शन और आध्यात्म के ग्रंथों में इसका उल्लेख यत्र तत्र मिलता है। भारत के प्रारंभिक दार्शनिक साहित्य वेद में सौंदर्य के बारे में कोई सूत्र तो प्राप्त नहीं होता, परंतु सौंदर्य विषयक भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द जैसे बल, प्रिय, चारु, लावण्य, श्री आदि शब्द अवश्य मिलते हैं। अमरकोश में सौंदर्य के साम्य रखने वाले अनेक शब्द हैं। सुंदरम रुचिरम चारु, सुष्ठम साधु शोभनम, कांतम मनोरमम रुच्यम, मरोग्यम मंजु मंजुलम, अर्थात सुंदर, रुचिर, चारु, कांत, मनोरम, मंजु, मंगल आदि। यदि सौंदर्य और इसके पर्याय के व्युत्पत्ति जन्य अर्थ पर विचार किया जाए तो सुंदर का अर्थ नैनों को सुख देने वाला, चारु और रुचिर का मतलब प्रिय और काम्यता का भाव, ललित का अर्थ क्रीड़ा और कामना करना। इस आधार पर सौंदर्य विषय और विषयीगत दोनों है। अतः सौंदर्य गोचर तत्व है क्योंकि यह सुदर्शन एवं नयनाभिराम है। इसके मूल में प्रेम है। यह वस्तु के आलम्बन का गुण है। इसमें सामंजस्य की भावना है और इसका संबंध श्रृंगार से भी है। वेद में सौंदर्य प्रीतिकर, उल्लासप्रद, मधुर, नवीन, पवित्र और दिव्य के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। अथर्ववेद से एक उदाहरण देखें। आओ कांतिमय उषा को अंजलि प्रदान करें, उसे नमस्कार करें। ऊपर आकाश में वह मधुर दायिनी अपने आलोक का प्रकाश कर रही है और वह रमणीय दर्शनापूर्ण लोक को प्रकाशमान कर रही है। एक उदाहरण ऋग्वेद से भी देखिए। ये रूपानि पतिमुंजमाना असुरा संत स्वधया चरंती, अर्थात जो अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं, आभूषण पहनते हैं, इंद्रिय सुख को भोगते हुए अपने बल से विचरण करते हैं। लेकिन वेदों की सौंदर्य भावना एकांकिक और अलंकरण तक सीमित दिखती है। आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि वैदिक काल में सौंदर्य भावना एकांत, व्यावहारिक और उसकी सौंदर्यानुभूति कौशल या अलंकरण तक ही सीमित थी। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है कि इस प्रकार भृगु ने जान लिया कि आनंद ही ब्रह्म है। समस्त प्राणी आनंद से उत्पन्न होते हैं, आनंद द्वारा ही जीवित रहते हैं तथा आनंद में ही समा जाते हैं। स्वप्रकाशानंद चिन्मय का आधार यही है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी सौंदर्य संबंधी विचारों को देखा जा सकता है। रामायण सौंदर्य को प्रकृति के रूप में भी देखता है और मनुष्य के रूप में भी देखता है। प्रकृति की उज्ज्वलता, निर्मलता, विचित्रता, नवीनता आदि तथा मनुष्य के संबंध में उसका अंग सामंजस्य, उसकी सुडौल संरचना, कांति, अलंकार आदि विशेष गुण सौंदर्य की प्रतीति कराते हैं। इसी प्रकार महाभारत में गोचर या अगोचर दोनों प्रकार के सौंदर्य का विवेचन मिलता है। महाकाव्यों के बाद महाकवि माघ एवं कालिदास के काव्यों में भी सौंदर्य के बारे में यत्र तत्र कुछ लिखा हुआ मिलता है। उदाहरणार्थ माघ लिखते हैं, क्षण क्षण अन्नतावद मुपैति तदर्थ रूपम रमणीयताया। और जब कालिदास कहते हैं कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगेन रूपोच्चयेन मनसा विधना कृतानु, तब वे सौंदर्य पर ही विचार कर रहे होते हैं।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल आधार हम काव्य शास्त्र को ही मान सकते हैं। कला मूलक सौंदर्य को रस कह सकते हैं। काव्य की आत्मा के खोज संबंधी सिद्धांतों को सौंदर्य की अनुभूति का सिद्धांत कहा जा सकता है। भारतीय काव्य शास्त्र के अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य तथा रस सिद्धांत के आलोक में हम भारतीय सौंदर्य चिंतन पर विचार कर सकते हैं। काव्य की सौंदर्य अनुभूति से प्राप्त आनंद रस कहलाता है। भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति में विभाव के कारण रस सिद्धांत में वस्तु जगत का भी समावेश हो जाता है। डॉक्टर शिवपाल राय ने क्रोचे की शब्दावली में इस विभाव को सौंदर्य निष्पत्ति का भौतिक समूलेचन कहा है। रस निष्पत्ति में विभाव, अनुभाव आदि अपनी विशेषताओं को छोड़कर सामान्य रूप से साधारणीकृत होने लगते हैं। सहृदय या भावक, नाम, जाति या वंश की विशिष्टता को भूलकर शकुंतला के श्रृंगार सौंदर्य का आस्वादन साधारण रमणी के रूप में करने लगता है। यहाँ देश और काल का बंधन समाप्त हो जाता है। मनुष्य स्व और पर का भेद भूल जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय, विषय और विषयी एक हो जाते हैं। फलस्वरूप आनंद की अनुभूति होती है और यही काव्य आनंद, काव्य सौंदर्य कहा जा सकता है। काव्य की आत्मा अथवा काव्य का आनंद सौंदर्य अनुभूति पर निर्भर होती है। काव्य सौंदर्य के लिए रस, गुण, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार और औचित्य का भी महत्व है, पर भारतीय आचार्यों ने इसका विवेचन अलग अलग करके किया है। परंतु समेकित रूप में सौंदर्य की सत्ता को सभी ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। भारतीय आचार्य के अनुरूप सौंदर्य की सत्ता नितांत रागात्मक है, परंतु ध्वनिवादियों ने ध्वनि को महत्व देते हुए राग तत्व को इससे अलग करके रखा है। रीतिवादी सौंदर्य को वस्तुगत अथवा शब्दार्थगत मानते हैं। कुंतक सौंदर्य के लिए वक्रता का शब्द प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि यही वक्रता शब्द और अर्थ मात्र काव्य की झंकृति या शोभा है। ऊपर के विवेचन को हम ध्यान से देखें तो यह पाते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शनों में सौंदर्य चिंतन की दो अलग अलग आधारभूत पद्धति है। यह भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही है, परंतु तात्विक दृष्टि से विचार करें तो दोनों के सौंदर्य शास्त्रीय दर्शन में सौंदर्य दिव्य, अलौकिक और लौकिक दोनों रूप में वर्णित है। इसके अतिरिक्त सौंदर्य की आत्मवादी, भाववादी, रूपवादी, व्यक्तिवादी, वस्तुवादी अनेक प्रकार की व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्वरूप हमको देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र प्लॉटिनस के मत को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि मानव आत्मा अपने मूल उद्गम उस परम तत्व से मिलने को व्यग्र रहती है जो शिव और सुंदर का आधार स्रोत है। उस परम सुंदर के साथ तादात्म्य की यही अभिलाषा सौंदर्य है, अर्थात सौंदर्य चेतना एक आध्यात्मिक अनुभूति या रहस्यानुभूति है। वेद भी इसी धारणा को व्यक्त करता है। यह ब्रह्म आनंद रूप, अमृत और हिरण्य है। यह धारणा सगुण भक्ति के समस्त ऐश्वर्य एवं माधुर्य में दिखाई पड़ता है। जो प्रीतिकर है वही सुंदर है। कालिदास के कुमार संभवम में इसका अत्यंत मार्मिक चिंतन हुआ है। विवाद करने से क्या लाभ? जैसा आपने सुना है सिर्फ बिल्कुल वैसे ही है, किंतु मेरा मन उसी के प्रति भावैक रस होकर स्थिर हो गया है। प्रेम किसी के कहने सुनने की अपेक्षा नहीं करता। अलंग विवादेन यदा सतंत्या तथा विद्यस्तावद से समस्त सह ममात्र भावैक रसम मन स्थितम न काम वृत्ति वचनीय मीजते। इसलिए तो कवि ने चारुता या सौंदर्य का प्रत्यक्ष संबंध प्रिय को अनुरक्त करने की क्षमता के साथ माना है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। भारतीय दृष्टिकोण में कला तथा सौंदर्य के विषय में पश्चिम की तरह चिन्मय तत्व की ही प्रधानता है और भौतिक एवं रूपवादी अवधारणा का भी अभाव नहीं है। अलंकार और रीति सिद्धांत इसी की प्रस्तुति करता है। भारतीय दर्शन सौंदर्य की वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिनिष्ठता दोनों पर विचार करता है। कारण कि सौंदर्य भारतीय दर्शन में वस्तु रूप भी है और प्रतीति रूप भी। सौंदर्य का यह उभयनिष्ठ रूप कालिदास के कुमार संभव में आया है। चंद्रगता पद गुणान्न भुक्ते पद्माश्रिता चारु भारतीय विख्याम उमा मुखम तम प्रविश्य लोला द्विसंश्रया प्रीति भवापलक्ष्मी। सौंदर्य जब चंद्रमंडल में रहता है
तो पद्म के गुणों का भोग नहीं कर पाता, और जब पद्म में रहता है तो चंद्रमा की शोभा से विहीन हो जाता है। परंतु यह चंचला उमा के मुख में अवस्थित होकर उभयनिष्ठ प्रतीक का आलंबन बन गई। पश्चिम की मान्यता है कि सौंदर्य की रचना भौतिक साधनों से होती है। ये उपकरण या साधन उपादान है, करता नहीं। करता कलाकार की कल्पना है। भारतीय दर्शन भी इस कल्पना तत्व पर जोर देता है। पश्चिम का सौंदर्य दर्शन सभी ललित कलाओं का अध्ययन करता है। पश्चिमी सौंदर्य दर्शन काव्य शास्त्रीय और कला शास्त्रीय दोनों है। भारतीय दर्शन भी कला शास्त्रीय और काव्य शास्त्रीय दोनों है, परंतु भारत में सभी कलाओं में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ अन्य कलाओं का स्थान कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की तरह काव्येतर कलाओं के विवेचन की प्रवृत्ति नहीं है, किंतु काव्य के क्षेत्र में भारतीय काव्य शास्त्र को नाटक अधिक प्रिय है, जिसके कारण भारतीय काव्य शास्त्र में अन्य कलाओं का प्रसंगवश उल्लेख हो गया है, क्योंकि नाटक, काव्य, संगीत, चित्र, स्थापत्य आदि सभी कलाओं का समुच्चय है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अथवा भारतीय काव्य शास्त्रीय दर्शन में रस, ध्वनि आदि की प्रधानता है, तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दर्शन में संवेदना को महत्व दिया गया है। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्रियों के मत में काव्य का संबंध अन्य कलाओं से अधिक घनिष्ठ है, पर भारत में काव्य ही सर्वोपरि कला है। अतः भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय दर्शन का मूल आनंदवाद है। यह रूप और वस्तु दृष्टि का अभाव नहीं है, परंतु मूल रूप से इसका उद्देश्य चिन्मय तत्व और परापर ब्रह्म को रूपायित करना है। अतः सौंदर्य दोनों दर्शनों में कुछ के अनुसार प्रवृत्तिगत है तो कुछ के अनुरूप कलागत, कुछ के अनुरूप विषयगत है तो कुछ के अनुरूप विषयीगत। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो वस्तु या व्यापार मन को आनंद देता है सुंदर है। कला के द्वारा जो कृत निर्मित होती है, कल्पना के द्वारा उसका आस्वादन सौंदर्यानुभूति है, और जिसमें कल्पना और आस्वाद्य दोनों सुंदर हैं वही कृति श्रेष्ठ कही जा सकती है। अतः संपूर्णता में सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन में सौंदर्य को दोनों रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम रूपगत सौंदर्य, जिसके अंतर्गत वर्ण, रेखा, शब्द, योजना, छंद, विधान, अलंकार, स्वर का आरोह, अवरोह, लय, बिंब एवं प्रतीक को रखा जा सकता है। तो दूसरा भावगत, जिसके अंतर्गत कल्पना की रमणीयता, भाव की प्रेषणीयता, रस का परिपाक, अभिव्यंजना की सफलता, संवेग की तीव्रता, कलाकार की व्यक्तिगत विशेषता, उसकी सामाजिक स्थिति, जीवन और प्रकृति आदि को रखा जा सकता है। अतः सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन किसी भी कृति का संपूर्णता के साथ अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अब हम हिंदी आलोचना में सौंदर्य शास्त्रीय प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। पूर्व में हम यह विवेचन कर चुके हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वस्तुवादी तथा अनुभूतिवादी दोनों प्रकार की धारणाएं प्रतिबिंबित हुई। कला के लिए तथा कला जीवन के लिए दोनों स्वरूपों पर चर्चा हुई है, परंतु कला को जीवन संघर्ष से जोड़कर आधुनिक युग में ही देखा गया है। यद्यपि हिंदी में बहुत कम आलोचकों ने सौंदर्य शास्त्रीय ढंग से काव्यालोचन किया है, परंतु जिन्होंने इस पर चर्चा की है उस पर विचार करना समीचीन होगा। सर्वप्रथम भारतेंदु और द्विवेदी युगीन आलोचना को लें तो इसमें सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से स्थूल, इतिवृत्तात्मक, नैतिक आवरण से ढकी हुई रसवाद एवं आलंकारिकता के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन हुआ। परंतु पहली बार महाप्रसाद द्विवेदी जी ने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में कविता का भविष्य शीर्षक अपने निबंध में अपनी नवीन सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि का परिचय दिया। अभी तक वह मिट्टी में सने हुए किसानों और कारखानों से निकले हुए मैले मजदूरों को अपने काव्य का नायक नहीं बनाना चाहता था, परंतु वह अब क्षुद्रों को भी महत्ता देगा और तभी जगत का रहस्य सबको विदित होगा। वे आगे लिखते हैं, जो साधारण है वही अनंत सौंदर्य से युक्त है। जाहिर है कि द्विवेदी जी ने एक प्रकार से संकुचित आदर्शवाद और आभिजात्यवादी सौंदर्य शास्त्र को चुनौती दे डाली थी।
द्विवेदी युग की आलोचना में मानवतावादी सौंदर्य शास्त्र की झलक दिखलाई पड़ती है। कहना न होगा कि हरिऔध जी के प्रिय प्रवास की राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण की कांति के दर्शन से युक्त होकर विश्व प्रेमिका से विश्व सेविका बन जाती है। महाप्रसाद द्विवेदी के संकेत को आगे बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद ने कलावादी सौंदर्य शास्त्र को चुनौती देते हुए 1936 में प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना के साथ ही कहा था, हमें सौंदर्य की परिभाषा बदलनी होगी। उनके शब्द थे, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। अभी तक उनका मेयार अमीराना ऐश परवाना था। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से ऐसे चरित्र गढ़े जिसमें सौंदर्य को एक नया आयाम दिया। धनिया, होरी, झिंगुर, महंगू, सूरदास, घीसू, माधव आदि चरित्रों के माध्यम से उन्होंने इसे रूपायित भी किया। नामवर सिंह लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन संग्राम में सौंदर्य का परमोत्कर्ष है, अर्थात कस्म कसे हयात में हुस्न का मेयार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक हैं, पर सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना दृष्टि से यदि विचार करें तो उनकी आलोचना रस, आनंदवाद, प्रकृति वर्णन, लोक मंगल और भावुकता को महत्व देती है। वे सौंदर्य को विषयगत और विषयगत दोनों मानते हैं। वे काव्य में कल्पना, नाद और संगीतात्मकता को महत्व देते हैं। काव्य का मूल गुण उनके अनुसार भावुकता है, अर्थात काव्य का मूल गुण अनुभूति की तीव्रता है। शुक्ल जी के अनुसार भाव की उमंग कल्पना को प्रेरित करती है। उनके अनुसार काव्य एक व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौंदर्य के लिए वह संगीत का सहारा लेती है। नाद सौंदर्य कविता की आयु बढ़ाता है। डॉक्टर कुमार विमल सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना में कल्पना के महत्व को रेखांकित करते हैं। इनके अनुसार कल्पना कलाकार की सृजन शक्ति है। कल्पना के द्वारा हम अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बिंबों को प्रत्यक्ष करते हैं तथा इन बिंबों को संयोजित, परिवर्तित एवं परिवर्धित कर एक कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। रचनात्मक कल्पना सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना का विवेच्य विषय है। वे छायावाद का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य कल्पना द्वारा ही निर्मित हुआ है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता है और यही अनुभूति कवि की प्रतिभा द्वारा परिष्कृत होकर सौंदर्यमय रूप में व्यक्त होती है। डॉक्टर नगेंद्र भी सौंदर्य अनुभूति के लिए रस के साथ कल्पना, बिंब, प्रतीक और लक्षणा को ही आवश्यक मानते हैं। वे प्रभाव साम्य को भी सौंदर्य अनुभूति के लिए जरूरी समझते हैं। नगेंद्र छायावाद के संदर्भ में ही लिखते हैं, छायावादी कविता का मूल सौंदर्य तात्विक दृष्टिकोण अर्थात अप्रस्तुत विधान है, जिसका आधार कल्पना है। प्रतीक, बिंब और लक्षणा के रूप में जो अप्रस्तुत विधान छायावादी कविता में हुआ है वह प्रभाव साम्य पर आधारित है। कहना न होगा कि आचार्य शुक्ल, कुमार विमल अथवा डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों की सौंदर्य दृष्टि कला के लिए तक ही सीमित है। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने भावुकता और लोक मंगल की बात कहकर अपने आलोचना को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता का ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। शुक्ल जी के यहाँ उनके लोक मंगल में छायावादियों की कौन कहे। विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर शुक्ल जी ने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन बोध को सामने रखकर मार्क्सवाद के सिद्धांतों से उसे जोड़ते हैं और भारतीय सौंदर्य शास्त्र को उससे जोड़कर स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
वे वैदिक ऋषियों एवं वेदोत्तर कालखंडों में कलाओं की यात्रा तथा विभिन्न कलाओं में अभिव्यक्त सौंदर्य की सरणियों, सोपानों एवं साक्ष्यों के आलोक में श्रम की उत्पादकता, श्रम के सौंदर्य, मनुष्य की समानता, कर्म का महत्व, सामंतवादी व्यवस्था का विरोध, जीवन की वास्तविकता तथा मानव मूल्यों की मार्क्सवादी स्थापना से जोड़कर देखते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति एवं मानव जीवन के सौंदर्य की व्याख्या किए बिना कलात्मक सौंदर्य का विवेचन संभव नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि पुराने समाज में नए समाज के तत्व पैदा होते हैं। वे उपयोगितावाद के कायल हैं, अर्थात कला अथवा सौंदर्य को वे समाजोपयोगी मानते हैं। वे कहते हैं कि कला अथवा सौंदर्य को समाजोपयोगी होना चाहिए। वे लिखते हैं कि साहित्य से स्पष्ट शिक्षा मिले, इसमें आदर्श चरित्र हो, भाषा सरल सुबोध हो और भावबोध सामाजिक चेतना से निर्मित हो, जिसमें सामाजिक विषमता नहीं हो। आचार्य द्विवेदी और प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं, जो संपत्ति परिश्रम से अर्जित नहीं की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहां चोटी का पसीना एरी तक आता है। द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध में शास्त्रीय प्रत्यभिज्ञान भी है और इंद्रिय संवेदना भी। द्विवेदी जी के सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि पर श्रमजल स्नात सौंदर्य को रेखांकित करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिक संस्कृति को भी संस्कार देने वाली वह एक और परंपरा है जो अनजाने में ही निराला के श्याम तन भरबधा यौवन से जुड़ जाता है। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित है। वे कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्त मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चलते हैं। रमेश कुंतल मेघ ने मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर कलाओं और सौंदर्यों का चित्रण किया है। रमेश कुंतल मेघ ने मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आधार बनाकर कला और सौंदर्य के द्वंद्व का चिंतन किया है। वे सौंदर्य चिंतन करते हुए कलाओं और मिथकों की ऐतिहासिकता का विवेचन करते हैं। वे आधुनिक समकालीन हिंदी आलोचना को विराट ज्ञान परंपरा से जोड़कर देखते हैं और उसके साथ साहित्य और कला की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। मेघ जी क्लासिकी परंपरा के साथ मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक परंपरा को जोड़कर देखते हैं। मेघ जी का सौंदर्य चिंतन उनकी गुरु गंभीर भाषा के कारण अत्यधिक दुरू हो गया है। कारण की सैद्धांतिक चर्चा के कारण उनका सौंदर्य असुंदर हो गया प्रतीत होता है। ऐसी सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना जो सिर्फ अभिजात्य की बात नहीं करता, बल्कि शोषित, पीड़ित, दलित को साहित्य में अभिजात्य की बराबरी अथवा उससे अधिक स्थान देता है, ऐसी सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना दृष्टि मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि का सीधा संबंध जीवन से है, जो उनकी कविताओं और उनकी आलोचनात्मक निबंधों में भी दिखलाई पड़ती है। मुक्तिबोध जैसे आलोचक सौंदर्य संबंधी पुरानी भ्रांतियों को तोड़कर नई अभिरुचि के लिए सृजनात्मक आधार प्रस्तुत करते हैं। मुक्तिबोध सौंदर्य की तलाश सुविधाभोगी वर्ग के विलासितापूर्ण जीवन में नहीं करते, बल्कि अपने श्रम से जीविकोपार्जन करने वाले मजदूर और किसानों में करते हैं। सर्वहारा की चिंता उनका ध्येय है। वे प्रकृति सौंदर्य का भी चिंतन मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। मुक्तिबोध का सौंदर्य बोध सामाजिक यथार्थ के धरातल पर आधारित है, जो कुरूप, शोषक, सरीगली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश करती है। मुक्तिबोध मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना के संबंध में सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, वे एक
साहित्यिक की डायरी में लिखते हैं, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा है अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से अलग हो जाना और एक फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानो वह फैंटेसी अपने आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता। मुक्तिबोध की सौंदर्यानुभूति मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है। इनके अनुसार सौंदर्यानुभूति वास्तविक जीवन की मनुष्यता में है। अपने से परे उठने और परे जाने की जो प्रवृत्ति है, उसी की एक विशेष शाखा है सौंदर्यानुभूति। यह सौंदर्यानुभूति केवल कलाकार की विशेषता नहीं है, वरन वह उन सब की विशेषता है जिन्हें मनुष्य कहते हैं। घर में दिन भर मेहनत करने वाली माँ और पत्नी, मारा फिरने वाला नवयुवक, अपने माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए नौकरी ढूंढने वाली बेटी, इनको मानव जीवन का वह रस प्राप्त होता रहता है, इसीलिए वे जीते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। उनके अनुसार सौंदर्यानुभूति केवल कलाकार की निधि नहीं है, वह वास्तविक जीवन का अंग है, जिसकी सहायता के बिना वास्तविक जीवन अधिक सुखकर तथा सुगम नहीं होगा, जिसके बिना यथार्थ मानव संबंध स्निग्ध और सार्थक नहीं होंगे। कलावादियों को जवाब देते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं, ये सौंदर्यवादी लोग भूल गए हैं कि बंजर काले स्याह पहाड़ में भी एक अजीब वीरान भव्यता होती है। विशाल व्यापक मानव जीवन में पाए जाने वाले भयानक सौंदर्य के रौद्र रूप तो उनकी सौंदर्यानुभूति के प्रेम के बाहर थे। इसीलिए नई कविता के आवेग के पंख काट दिए गए, कल्पना को पिंजरे में पाल कर रखा गया। अपनी कविता में जब मुक्तिबोध लिखते हैं, समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों के सभी मानव सुखी सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। मुक्तिबोध का यह स्वप्न और उसकी उदात्त अनुभूति और कुछ नहीं, सौंदर्यानुभूति है। इसीलिए तो मुक्तिबोध व्यवस्था द्वारा स्वीकृत मूल्यों एवं मानदंडों को नकारते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आभिजात्यवादी सौंदर्य शास्त्रीय रूप को वे बेझिझक नकारते हुए कहते हैं, नामंजूर उसको जिंदगी को शर्म की सी शर्त नामंजूर। हिंदी के बहुचर्चित आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने भी सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र पर विचार किया है। वे सौंदर्य शास्त्र की दुरूहता और शास्त्रीयता पर प्रश्न उठाते हैं। वे लिखते हैं, कविताएं पहले भी लिखी जाती थी, नाटक भी खेले जाते थे और चित्र भी बनाए जाते थे, सब तरह तरह से। लेकिन एक समय ऐसा आया कि विभिन्न प्रकार की समस्त क्रियाओं को एक ही रहस्यमय शक्ति के अंदर अंतर्भुक्त करके उसे सौंदर्य और कला का नाम दे दिया गया और फिर उसका एक शास्त्र भी तैयार हो गया जो सौंदर्य शास्त्र कहलाया। इनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र एक ऐसी विचार प्रणाली के रूप में उदित हुआ जिसका ब्रह्मास्त्र सौंदर्यानुभूति अथवा कलानुभूति है, जिसके द्वारा जीवन की समस्त समस्याओं का त्राण संभव है। आकस्मिक नहीं है कि सौंदर्य शास्त्र में सबसे अधिक मनन सौंदर्यानुभूति अथवा सौंदर्य पर हुआ और इसमें उहापोह की ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि वह इतना निर्गुण बन गया कि नामवर जी लिखते हैं, बाहम सबे विषाद गलतफहमियां हुई, था उनको बहम भूत का, मुझको था परी का। एक मार्क्सवादी आलोचक को इस समय विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। उनके अनुसार यह शास्त्र आसमान में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि वह यदि अपनी यात्रा शुरू करे भी तो उसे धरती तक पहुंच पाना मुश्किल है। वे एक ऐसा सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना शास्त्र चाहते हैं जो सौंदर्य बोध को बदलने में कारगर हो। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र यद्यपि शोषण, पीड़ा, वंचना, मजदूर अथवा श्रमिक की बात जरूर करता है, परंतु उसमें भी एक ऐसा वर्ग है जो धीरे धीरे आभिजात्य होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मराठी में दलित सौंदर्य शास्त्र बनाने का एक नया नारा आया है। सौंदर्य शास्त्र के विकल्प में इसे देखा जा सकता है।
पर यह सिर्फ नारा है, शास्त्र बनना अभी दूर ही है। हिंदी के कतिपय कुछ और आलोचकों ने भी, जैसे रविरंजन जैसे आलोचकों ने भी इस पर विचार किया है, परंतु वास्तव में यदि हम देखें तो यह सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना यथार्थ रूप में साहित्य की आलोचना नहीं बन पाई है। आज भी वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही हमारे सामने दिखलाई पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।